अच्छी और सच्ची खबरों में आज हम सबसे पहले बात मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की करेंगे, जिसका 95% काम पूरा हो चुका है। और गुड न्यूज ये है कि इस साल के अंत तक ये लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। समंदर पर बना ये देश का सबसे बड़ा ब्रिज है, जिसकी नींव 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। और एक दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसका निरीक्षण किया। साथ ही इस दौरान दोनों नेताओं ने मुंबई और नवी मुंबई के बीच 22 किलोमीटर लंबे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ब्रिज पर टेस्ट ड्राइव भी की। बड़ी बात यह है कि इस ब्रिज के खुलते ही 2 घंटे का सफर महज 20 मिनट में तय किया जा सकेगा। ये एक ब्रिज कैसे कई खूबियों से लैस है, देखिए जरा। रंग बिरंगी आतिशबाजी और लेजर लाइट से जगमगाता मुंबई का आसमान। ये जश्न, ये खुशी उस सपने के साकार होने पर है जिसकी नींव 2018 में रखी गई थी। और अब ये सपना पूरी तरह से आकार ले चुका है, जिसका नाम है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ब्रिज, जो देश के अंदर इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल उदाहरण है। समंदर पर बना ये देश का पहला बड़ा ब्रिज है, जिसका 95% काम पूरा होने पर राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस MTHL प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने पहुंचे। इस वक्त हम देश में बन रहे सबसे लंबे समुद्री ब्रिज पर मौजूद है। ये मुंबई में बन रहा, शिवड़ी से लेकर नई मुंबई तक बन रहा 22 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। इसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। अलग अलग प्रोजेक्ट्स में बटा हुआ ये पूरा ब्रिज, और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, ये एरियल व्यू आपको इस पूरे ब्रिज का हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो ब्रिज है साउथ मुंबई के शिवड़ी से वो कनेक्ट करेगा और समुद्री मार्ग से होता हुआ ये नई मुंबई जाएगा। लगभग अगर जो आप आमतौर पे इस पूरे ट्रैवल टाइम को देखें तो 2 से 3 घंटा आपको पूरा लग सकता है। इस दौरान सीएम और डिप्टी सीएम ने न सिर्फ प्रोजेक्ट से जुड़ी हर जानकारी इंजीनियर्स और अधिकारियों से ली, बल्कि दोनों नेताओं ने मुंबई और नवी मुंबई के बीच 22 किलोमीटर लंबे इस MTHL ब्रिज पर टेस्ट ड्राइव भी की। इस टेस्ट ड्राइव में गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील संभाली देवेंद्र फडणवीस ने, जबकि उनकी बगल की सीट पर बैठे खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। MTHL ब्रिज पर सफल टेस्ट ड्राइव की खुशी दोनों ही नेताओं के चेहरे पर साफ नजर आई। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दोनों ने प्रोजेक्ट की तारीफ के पुल बांध दिए। किसी ने इसे गेम चेंजर कहा, तो किसी ने इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार बताया। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो है ये बहुत ही गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। ये मुंबई, नवी मुंबई, रायगढ़ इसको कनेक्ट करने वाला प्रकल्प है। यहाँ पर शिवड़ी से हम वर्ली को कनेक्ट कर रहे हैं, वर्ली से कोस्टल को कनेक्ट कर रहे हैं, और नरीमन पॉइंट का जो हमारा नागरिक है वो सीधा रायगढ़ चले जाएगा सिर्फ 15 से 20 मिनट में। समुद्र पर बने इस ब्रिज का 16.5 किलोमीटर का हिस्सा पानी पर है, जबकि 5.5 किलोमीटर का हिस्सा जमीन पर तैयार किया गया है। खास बात यह है कि इस ब्रिज के निर्माण में देश में पहली बार कई नई तकनीकों का इस्तेमाल हुआ है। और तो और MTHL ब्रिज पर पहली बार ओपन रोड टोलिंग सिस्टम इस्तेमाल होगा, ताकि गाड़ियां बगैर रुके दौड़ सके। इतना ही नहीं, इसके शुरू होने के बाद मुंबई से नवी मुंबई की दूरी करीब 20 मिनट में तय की जा सकेगी और नवी मुंबई एयरपोर्ट पहुंचना भी आसान होगा। कहा जा रहा है कि इससे रोजाना 1 लाख गाड़ियां गुजरेंगी, जिससे मुंबई पर ट्रैफिक का बोझ कम होगा और नवी मुंबई के आर्थिक विकास को भी मजबूती मिलेगी। इसके अलावा मुंबई और नवी मुंबई के बीच दूरी कम होने से समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। इस ब्रिज पर आपको मैं बता दूं, अलग अलग जगह पे काफी ज्यादा एलिवेशन दिया गया है। आप देख सकते हैं वहां पर किस तरीके से जो एलिवेशन दिया हुआ है, ये इसलिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिटी है, जहां पे जो समुद्री मार्ग है यहां से बड़ी बड़ी शिप्स और बराजेस पास होती है। तो उन बड़ी बड़ी शिप्स और बराज को पास होने के लिए इस तरीके से जो है ऊंचाई दी गई है। ऐसे 7 से 8 ऐसे सेक्शन इस पूरे ब्रिज में मौजूद है, जहां पे बड़ी बड़ी शिप्स और ब्रिज बराजेस है वो पास होगी। अगर इस बात करें
तो इस पे टोल जरूर रहेगा। लगभग जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि 100 से 120 रुपए का इस पर टोल लग सकता है, लेकिन इसमें आपको ट्रैफिक में खड़े नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि एक अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है कि आप 80 से 90 और 100 की स्पीड में भी जब आपकी गाड़ी पास होती रहेगी तो वो फास्टैग आपका कैप्चर कर लेगा, तो कहीं पर भी आपकी गाड़ी स्लो नहीं होगी। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MMRDA के मुताबिक मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ब्रिज का बाकी बचा काम अगले 3 से 4 महीने में पूरा कर लिया जाएगा और फिर दिसंबर के महीने में इसे लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। 2018 में इसकी नींव खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी और अब इसका उद्घाटन भी PM मोदी के ही हाथों कराने की तैयारी। तो MMRD का कहना है कि इस पूरे ब्रिज का 95% काम हो चुका है। 4 कंपनियों ने इसका पूरा काम किया है। 2 भारतीय है जो L&T और टाटा है और 2 विदेशी है जो कि कोरिया और जापान की कंपनी है। तो इस साल दिसंबर में ये आम लोगों के लिए ये ब्रिज खोल दिया जाएगा। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई। तो चलिए, दूरी अब मुंबई और नवी मुंबई की आसान होगी। सबसे बड़ा फायदा जो ये होगा वो ये है कि ना सिर्फ वक्त कम लगेगा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में, बल्कि इससे नवी मुंबई के कारोबारियों को भी फायदा होगा। जाहिर सी बात है कि जब दूरी कम हो जाएगी तो वहां पर व्यापार की संभावनाएं भी और ज्यादा बढ़ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, बात बाबा केदार के दरबार की करते हैं क्योंकि वहां पर आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है। पिछले साल की केदारनाथ यात्रा का रिकॉर्ड टूट चुका है। साल दर साल की तरह इस बार भी केदारधाम की यात्रा पर रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं। बाबा केदार की नगरी आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर फिर नया कीर्तिमान बन चुका है, यानी कि पिछले साल की केदारनाथ यात्रा का रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुका है। रुक रुक कर हो रही बारिश और बर्फबारी यानी कि खराब मौसम की वजह से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। एक महीने के अंदर ही 5,15,000 यात्री यहां पर आ चुके हैं, जो पिछले साल यानी कि 2022 के केदारनाथ यात्रा के पहले महीने की तुलना में 6,000 ज्यादा, यानी कि 6,000 यात्री ज्यादा अभी तक दर्शन कर चुके हैं। पिछले साल सिर्फ मई के महीने में 5,09,000 शिव भक्त पहुंचे थे। 25 अप्रैल को केदारधाम के कपाट खुले हैं। इस एक महीने में औसतन रोजाना 21,000 श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने अपनी उपस्थिति बाबा के दरबार में दर्ज करवाई है, जिनमें 23 मई तक 26,000 से अधिक तीर्थयात्री हेलीकॉप्टर के जरिए भगवान शिव के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ मंदिर के लिए 3 जगह से 3 हेलीकॉप्टर्स की सेवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। और ये हाल तब है जब केदारनाथ धाम यात्रा शुरू होने के बाद से पहाड़ों पर मौसम लगातार खराब है। बारिश और बर्फबारी की वजह से आस्था की ये यात्रा 2 बार रुकी भी है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए ही नए रजिस्ट्रेशन पर फिलहाल 25 मई तक यानी कि आज तक रोक लगा दी गई थी, लेकिन फिर भी शिव भक्तों की श्रद्धा आस्था में किसी तरह की कमी नहीं आई है। बारिश और बर्फबारी भी भक्तों के जोश को कम नहीं कर पाई। मौसम का बदला मिजाज भी श्रद्धालुओं की यात्रा पर कोई असर नहीं डाल रहा है। बारिश और बर्फबारी के बीच भी बाबा केदार में भक्त पहुंच रहे हैं। मौसम से जुड़ी तमाम कठिनाइयों के बावजूद शिव भक्त बाबा केदार के दर्शन के लिए बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके मौसम भी बार बार शिव भक्तों की परीक्षा ले रहा है और इसके बावजूद श्रद्धालुओं के जोश जज्बे उत्साह में कमी नहीं आई है। पिछले 1 महीने से लगातार पूरी केदार घाटी बम भोल के जयकारों से गूंज रही है। यही कारण है कि केदारनाथ धाम की यात्रा एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। अभी यात्रा को 1 महीना ही पूरा हुआ है और 5 महीने से अधिक का वक्त अभी बचा है। पिछली यात्रा से अगर कंपेयर करें तो जब से मौसम हमारा खुला है, हमारे जो नंबर्स हैं वो पिछले साल के नंबर से भी ज्यादा चल रहे हैं। और पिछले 7 दिन का अगर हम एवरेज देखें, औसतन 20 से 21,000 यात्री डेली दर्शन कर रहे हैं। और जब मौसम अभी 2-3 दिन से फिर से बारिश चल रही है, परंतु उसके बाद भी उत्साह में कोई कमी नहीं है और यात्रियों की संख्या 20,000 से ऊपर ही लगातार दर्शनार्थियों की चल रही है। तो केदारनाथ यात्रा को लेकर सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार से केदारनाथ में दर्शन के लिए टोकन सिस्टम की व्यवस्था लागू की गई है, जिसकी वजह से तीर्थयात्री यानी कि शिव भक्तों को घंटों लाइनों में नहीं लगना पड़ रहा है और वो अपनी बारी आने पर ही बाबा केदार के दर्शन करने पहुंचते हैं। इस बार की केदारनाथ यात्रा ने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मात्र 1 महीने में 5 लाख से अधिक यात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं।
मौसम की तमाम दुश्वारियां यात्रा में पैदा हुई। मौसम के लगातार खराब रहने के कारण 2 दिनों तक यात्रा भी बंद रही, लेकिन इस सब के बावजूद रिकॉर्ड 5 लाख से अधिक यात्री बाबा केदारनाथ के दर पर पहुंचे हैं। यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ने से जहां स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है, वहीं बद्री केदार मंदिर समिति की आय में भी करोड़ों रुपए का इजाफा हुआ है। भले ही मौसम लगातार खराब चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके प्रत्येक दिन 22 से 25 हजार तीर्थयात्री केदारनाथ के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। तो रह रहकर बिगड़ते मौसम के बाद भी केदार धाम में व्यवस्थाओं में सुधार लाया जा रहा है। अभी तक धाम में 8 से 10 हजार के बीच यात्रियों के रहने की सुविधा है। खराब मौसम और भारी भीड़ के दबाव के बीच यात्रा व्यवस्थाओं को जुटाना प्रशासन के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं, लेकिन यात्रा पड़ावों पर मिल रही सुविधाओं से यात्री संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से व्यवस्थाओं को लेकर पॉजिटिव फीडबैक भी मिल रहा है, जिससे पता चलता है कि 4 धाम में व्यवस्थाएं सरकार की ओर से मुकम्मल की गई हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और ये अब हम आपको लिए चलते हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी, जहां के रहने वाले डॉक्टर जगदीश पिल्लई ने इतिहास रच दिया है। दरअसल डॉक्टर पिल्लई ने रामचरितमानस को 138 घंटे 41 मिनट और 2 सेकंड में गाकर दुनिया के सामने एक नया रिकॉर्ड कायम किया, और ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी हुआ है। इस तरह श्री रामचरितमानस आधिकारिक तौर पर प्रसारित विश्व का सबसे लंबा गाना गाया है, और इसका नाम अब गिनीज बुक में दर्ज हो चुका है। भक्ति भाव में डूबकर रामचरितमानस का पाठ कर रहे डॉक्टर जगदीश पिल्लई अब किसी परिचय या पहचान के मोहताज नहीं हैं। ये बात उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से एक बार फिर से साबित कर दी है। माया मनुष्यं हरिं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं गोपाल चूड़ामणिम्। क्योंकि डॉक्टर पिल्लई ने रामचरितमानस को 138 घंटे 41 मिनट और 2 सेकंड में गाकर दुनिया के सबसे लंबे गाने का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। खास बात यह है कि 138 घंटे 41 मिनट और 2 सेकंड का ये गाना दुनिया भर के 100 से ज्यादा आधिकारिक ऑडियो चैनल्स पर रिलीज हो चुका है। इसीलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसे लॉन्गेस्ट ऑफिशियल रिलीज सॉन्ग के तौर पर दर्ज किया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के नाम था, मगर अब ये रिकॉर्ड भारत के नाम हो गया है। मन में ये आया कि हमारे भारत में 2 लाख 3 लाख श्लोकों वाला रामायण महाभारत जब है, तो दुनिया का सबसे लंबा गाने का हक हमारे भारत में होना चाहिए। और उन लोगों ने कोयर गा के या इंस्ट्रूमेंटल गा के बना के रखा था, किसी ने गा के नहीं डाला हुआ था। तो मैंने रामचरितमानस गाने की कोशिश की, तो वो 40-50 घंटे में तो पूरा रामचरितमानस खत्म हो जाता है। तो बीच बीच में उसमें एक विश्राम आता है, उसी जगह पे मुझे भजन कीर्तन करना पड़ा। करके करीब 138 घंटा मैंने किया। अब 115 घंटे की रिकॉर्ड थी पहले। इस उपलब्धि को हासिल करना डॉक्टर जगदीश पिल्लई के लिए आसान नहीं था, क्योंकि डॉक्टर जगदीश पिल्लई हिंदी भाषी नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने इतने सुंदर तरीके से भजन कीर्तन के साथ धुन तैयार की और फिर खुद गाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। वर्ल्ड रिकॉर्डधारी डॉक्टर जगदीश पिल्लई के मुताबिक 20 मई 2019 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नियमों के आधार पर वीडियोग्राफी के साथ इसकी रिकॉर्डिंग उन्होंने शुरू की, मगर कोरोना महामारी की वजह से 1 साल से ज्यादा रिकॉर्डिंग बंद रही। इसके बाद फिर शुरू हुई रिकॉर्डिंग 2022 अक्टूबर में पूरी की गई। 138 घंटे 41 मिनट और 2 सेकंड का गाना तैयार करने में रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और मिक्सिंग को मिलाकर 4 साल में 63 दिन और 295 घंटे का वक्त लगा। फिर मैंने ये सारी चीजों को गिनेस में, उनका बहुत सारे नियम कानून रहते हैं, कई चीजों को फॉलो करना पड़ता है। वो सब करने के बाद अभी हफ्ता 10 दिन पहले और 1-1.5 महीना उसके वेरिफिकेशन चला, उसके बाद हफ्ता 10 दिन पहले रिजल्ट आ गया कि आप जीत गए हैं। मैंने 7 किया है, 2 में हारा हूँ, 5 में पाया। इस नए रिकॉर्ड के साथ ही डॉक्टर जगदीश पिल्लई उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा 5 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले हो गए हैं। वहीं उनको मिली इस उपलब्धि पर हर कोई उनको बधाई दे रहा है। इस मौके पर उन्हें बधाई देने के लिए आयुष मंत्री दयाशंकर दयालु उनके घर पहुंचे, जिनके हाथों डॉक्टर पिल्लई ने ये अवार्ड हासिल किया।
वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अच्छी और सच्ची खबरों में अब जयपुर की जलेबी की बात करते हैं। दरअसल सिडनी दौरे पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया तो लखनऊ की चाट की खासियत तो वो बता ही रहे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने जयपुर की जलेबी का जिक्र भी किया। भारत में जैसे खलबली मच गई, लोग जयपुर की उस खास जलेबी को सर्च करने लगे। सभी के मन में यह जिज्ञासा थी कि आखिर ऐसी क्या खासियत है जयपुर की उस जलेबी में। तो चलिए, हमने भी सोचा कि हम भी चलें जयपुर उसी स्वीट शॉप में और जरा चख के देखें कि ये जलेबी है कैसी। चटका की चाट, जयपुर स्वीट्स की जलेबी, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कभी मेरे मित्र पीएम एल्बेनीजी को भी वहां जरूर ले जाइएगा। सिडनी में प्रधानमंत्री मोदी को जयपुर की जलेबी याद आई तो हर कोई इस जलेबी को सर्च करने लगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि जयपुर की जलेबी की मिठास आज देश विदेश तक घुल रही है। तभी तो प्रधानमंत्री मोदी ने सिडनी में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए जयपुर स्वीट्स की जलेबी को याद किया। उन्होंने कहा कि एक बार इसका स्वाद ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को भी जरूर चखना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसी कैसी ये जलेबी है जिसकी मिठास 7 समंदर पार पीएम मोदी ने याद की। तो बता दें कि जयपुर की जलेबी कई मायनों में खास यूं भी हो जाती है क्योंकि ये बाकी जगहों पर बनने वाली जलेबी से कुछ अलहदा है। इसका रंग गहरा केसरिया होता है, साथ ही ये बेहतर क्रिस्पी होती है। यही वजह है कि जयपुर की हर छोटी मोटी गलियों में भी थड़ी ठेलों से लेकर स्वीट शॉप पर जलेबी चाशनी में घुलती हुई दिखी जाएगी। और इसके साथ ही केसर, पिस्ता, बादाम, इलायची डालकर पकाया गया गर्म दूध जयपुर की इस रसीली जलेबी का मजा कई गुना बढ़ा देता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जयपुर की जलेबी आखिर इतनी खास क्यों है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में किया। तो अगर कभी गुलाबी नगरी जयपुर आने का आपको मौका मिले तो केसर या जलेबी जरूर चखें। जयपुर से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अपने सिडनी दौरे पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया तो लखनऊ की चाट की खासियत का तो उन्होंने जिक्र किया ही, लेकिन साथ ही साथ जयपुर की जलेबी का जिक्र करना नहीं भूले। भारत में जैसे जिस वक्त उन्होंने जयपुर की जलेबी का जिक्र किया तो भारत में एक तरीके से खलबली मच गई। लोग जानना चाह रहे थे कि जयपुर की कौन सी खास जलेबी है जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और खास तौर पर लोगों ने उस दुकान पर जाना भी शुरू किया और सभी के मन में ये जिज्ञासा थी कि कहां पर है, क्या खासियत है इस जलेबी की। तो खासियत हमने आपको बता दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी बार करीब 9 साल पहले 2014 में ऑस्ट्रेलिया जब वो गए थे और उसके बाद अब साल 2023 में एक बार फिर से उनका ऑस्ट्रेलिया दौरा था। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया वासियों की तारीफ के साथ साथ जयपुर की जलेबी का जिक्र भी किया। लखनऊ की चाट का जिक्र करते भी वो नजर आए। जयपुर के दौरे पर सिडनी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारतीय लोगों को संबोधित वहां पर कर रहे थे तो भारत की खासियतों से रूबरू कराना नहीं भूले, और इसका बड़ा मकसद ये था कि कनेक्ट एक तरीके से वहां की जनता के साथ करना। विदेश में लोग रहते हैं, 7 समंदर पार रहते हैं, लेकिन उनको उन्हीं की धरती के साथ जोड़ना और एक संवाद की जो लय बांधी प्रधानमंत्री ने वो भी अनोखी थी। संवाद के साथ साथ स्वाद का भी जिक्र किया और उस स्वाद से अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों को एहसास कराया कि किस तरीके से हिंदुस्तान में इतनी खासियतें हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसके साथ आप न चाहते हुए भी जुड़ जाते हैं। संस्कृति के साथ साथ यहाँ के स्वाद का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। और प्रधानमंत्री के सिडनी दौरे को लेकर जिस वक्त वो भारतीयों से रूबरू हो रहे थे उस दौरान उन्होंने इसका जिक्र किया। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आज सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।